लोगों का ऐसा कहना होता है कि सुनील साहू मतलब साहू जी का टैग ले लिए है तो भाई विधायक बनने का जो लोग कहते हैं कि साहू जी बन सकता है, समीकरण अच्छा है, तो साहू जी का टैग ले लिए तो मतलब विधायक। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास ही फ़ोन जाएगा, हमारे चैनल के पास ही फ़ोन आएगा कि साहू जी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है सुनील साहू लड़ेगा, कि ऐसा ही बोल दिया है मीडिया में कि हाँ रहे मतलब सुनील साहू अपना झंडा उंडा लेके निकलेंगे मैदान में। अपना झंडा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अरे का हाँ, झंडा आप लेकर बीजेपी से निकलेंगे। जुड़े तो बीजेपी के लिए घूरिएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में रहेगा और चुनाव मैदान में। फिर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हूँ, पार्टी में पार्टी का उम्मीदवार। समय दे रहे हैं लगभग 20-22 वर्ष तो हो ही गए हैं। 20 साल से बीजेपी में है। चुनाव में जातिगत नहीं होता है, आपको भी पता है, आप भी काफ़ी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में ये देखा जाता है अक्सर कि जिस क्षेत्र की अब बहुल्य जाति के उम्मीदवार होता है उसको ही टिकट देती है। तो ऐसे में कितना आप सही मानते हैं कि आपको टिकट देनी स्तर की राजनीति जो पहले कर रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे से आप हाइलाइट्स होते गए, जो कि एक नेता के लिए सबसे सुखद क्षण होता है कि आपकी वाहवाही होने लगे, आपको लोग जानने लगे। तो जब सुनील साहू को बड़े बड़े नेता मंत्री पर्सनली कांटेक्ट करने लगे, लोगों के साथ आपका बैठना होने लगा, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि सुनील साहू तो अब भाई बड़ा नेता हो गए हैं, अब साइड लाइन हो गए हैं यहाँ क्षेत्र में बने, उसके बाद भाजपा में धीरे धीरे से पैठ आपका बढ़ता गया। तो वैसे में लोगों को ये लग रहा है कि अब सुनील साहू है जो भाजपा का एक बड़ा नेता के तौर पर है, और कहीं ना कहीं जिला में भी आप महामंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए। तो भाजपा का बड़ा नेता या फिर बरही विधानसभा के लिए कुछ करने वाला नेता है? बरही विधानसभा में हमारे चैनल ने एक इंटरव्यू किया था, और दरअसल उम्मीदवारी को लेकर के हमने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू को करीब आधे से अधिक बरही विधानसभा के लोगों ने देखा, और कई तरह तरह की बातें उस इंटरव्यू के लिए अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर दी गई। नए लोगों की राजनीति की शुरुआत तो कुछ सालों पहले की गई थी बरही विधानसभा में, जिसमें प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, नाम सुनील साहू, भाजपा के एक सच्चे सिपाही, जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इनकी दावेदारी सालों से हो रही है कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, बरही विधानसभा के लोगों के हित में आवाज़ उठाएंगे, और युवा थे तो लोगों को धीरे धीरे से प्यार इनका मिला। जिला परिषद भी लोगों ने इन्हें बनाया, आगे की राजनीति में मदद की। बाकायदा ये तो रहा जनता का प्यार, जैसा इनका व्यवहार रहा उसके अनुसार से उनको मिलता गया। लेकिन जो समीकरण कहता है बरही विधानसभा का कि अगर जातिवाद समीकरण की बात करें तो विधानसभा में ये काफ़ी मायने रखता है, और भाजपा के ये नेता अब हैं, तो ये बरही विधानसभा की बात करें तो कई लोगों का कहना होता है कि यादव या साहू जी, यादव या साहू जी। अभी तक साहू जी एक भी विधायक इस विधानसभा से नहीं बन पाए हैं, लेकिन बाकायदा ये कहा जाता है कि अगर कोई सिटिंग एमएलए हो या पूरे एमएलए को हराएगा तो सिर्फ साहू जी ही हरा सकता है। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? सबसे पहले यही बात जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इन सब विषयों पर बात करने के लिए समय निकाला है। चूँकि लंबे समय से बरही में जातिवादी राजनीति हो रही है और गहरी पैठ जातिवाद की राजनीति ने जमा ली है, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये नहीं तो ये आ जाए। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोगों की सोच हर समय थोड़ी व्यापक रूप पर होती है, और हर समय हम लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीते, ये हम सब सोचते हैं। और चूँकि जब भाजपा की राजनीति की बात करें तो आप सब जानते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, तो थोड़ा उस जातिवादी राजनीति में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। मैं हिंदुत्ववादी राजनीति शुरुआत से किया हूँ, और आज भी उसी आधार पर राजनीति कर रहा हूँ, और आगे भी मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में क्या लिखा है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन भारत माता की जय जयकार और जय श्री राम जीवन पर्यंत ये चलेगा, इसके लिए पूरा जीवन लगाऊंगा। लोगों का ऐसा कहना होता है कि सुनील साहू मतलब साहू जी का टैग ले लिए है तो भाई विधायक बनने का जो लोग कहते हैं कि साहू जी बन सकता है, समीकरण अच्छा है, तो साहू जी का टैग ले लिए तो मतलब विधायक का तैयारी कीजिएगा। मैं साहू शब्द, चूँकि मैं उस कुल में जन्म लिया हूँ, उस वर्ग में जन्म लिया हूँ, इसलिए वो बचपन से लगा आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि
केवल साहू शब्द की वजह से मुझे कोई नेता माने या मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं ना ऐसी राजनीति करूंगा और ना ऐसा चुनाव लड़ूंगा। हिंदुत्व के आधार पर मैंने आज तक राजनीति किया है, आगे भी जो राजनीति होगी इसी आधार पर होगा। और हम लोगों ने जो सीखा है वो यही सीखा है, हिंदवा सहोदर सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। तो मतलब जो उम्मीदवार रहेंगे सुनील जी, वो भी तो हिंदुए रहेंगे, फिर ये हिंदूवादी कैसे चलेगा आपका बड़ी विधान? देखिए, लंबे समय से यहाँ चूंकि जातिवादी व्यवस्था है और हम जिन्हें अपना पाथेय मानते हैं, पथ प्रदर्शक मानते हैं, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, हम लोगों ने जो पढ़ा है दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी को, कि वो चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में कंटेस्ट पर थे। लोगों ने कहा कि आगे एक ब्राह्मणों का गांव है, आप वहां जाएंगे, वो मोहल्ला में जाने से आपको वोट मिलेगा, आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के आधार पर मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं जनसंघ का उम्मीदवार हूं और उस रूप में मुझे पसंद करेंगे तभी मैं जाऊंगा, जाति के आधार पर नहीं जाऊंगा। और आज भी मेरा, चूंकि वो मेरे पथ प्रदर्शक हैं, उनके बताए मार्ग पर चलता हूं, तो आज भी मैं कहता हूं कि मैं इन जातिवादी व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हूं, यहाँ के व्यवस्था के विरुद्ध हूं। और सब लोग मुझे स्वीकार करें, मैं ऐसा प्रयास करता हूं। अच्छा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से आपका संपर्क है, सोशल मीडिया पे कई फोटोज़ हम देखते रहते हैं, लोग भी देखते रहते होंगे जो भी बड़ी विधानसभा के हो, तो अब ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे ही आप जिला परिषद बने उसके बाद भाजपा में धीरे धीरे से पैठ आपका बढ़ता गया, तो वैसे में लोगों को ये लग रहा है कि अब सुनील साहू है जो भाजपा का एक बड़ा नेता के तौर पर है, और कहीं ना कहीं जिला में भी आप महामंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए, तो भाजपा का बड़ा नेता या फिर बड़ी विधानसभा के लिए कुछ करने वाला नेता हैं आप? भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं। और बात रहा बरही विधानसभा, तो केवल बरही विधानसभा नहीं, जब अवसर आएगा तो बरही विधानसभा के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी। और अपने विधानसभा में तो कई आंदोलन मैंने किया, कई बार भूख हड़ताल तक मैंने किया है। आपको याद होगा चौरदाहा में जब बॉर्डर बन रहा था तो वहाँ के गरीबों का घर तोड़ दिया गया बिना मुआवजा दिए। वहाँ के गरीबों का, मैं जब गया वहाँ पर तो लोग काफ़ी परेशान थे, विचलित थे, अब क्या होगा। मैं उन लोगों के साथ भूख हड़ताल पर रहा 3 घंटा कंटिन्यूअस, 3 दिन, दिन और रात। वहाँ की मुझे याद है कुछ महिलाएं मुझे बोलती थी कि भैया आप एक काम करिए, रात में 1 गिलास दही पी लीजिए चुपचाप से, कोई देखने वाला नहीं है भैया, आप 3 दिन से उपासे हैं, पानी का एक घूंट नहीं पी रहे हैं। तो मैं कहता था कि लड़ाई सत्य के साथ लड़ूंगा, इसलिए मुझे दही और पानी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उस अनशन को तुलवाने के लिए उस समय के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आदरणीय यशवंत सिन्हा जी आए थे। और उस समय के एसडीओ थे, आईएएस थे, बाघमारे सर करके, जब यशवंत सिन्हा जी आकर के उस समय अनशन को तुलवाए और जो हमारी मांगे थी वो सभी मांगों को एसडीओ साहब ने पूर्ण कराया। उसके बाद उसी तरह एक आंदोलन, पेट्रोल पंप एक आईएएस अफसर का खुल रहा था तो पीछे जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, जो आम ग्रामीण आम गरीब लोगों का, किसान का खेत जाने का रास्ता था। चौपारण में वो लोग 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। 2 दिन से भूखा प्यासा आदमी, अरे बात तो करो जा करके। जब मुझसे उन लोगों ने संपर्क किया कि भैया देखिए कोई लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो मैं जा कर के फिर बैठा उन लोगों के समर्थन में। और मुझे याद है कि चौथा दिन या तीसरा दिन में मेरी स्थिति भी थोड़ी बिगड़ गई, तो सलाइन भी मुझे उसी क्षेत्र पर किया गया था। और आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे उस प्रयास से वहाँ पर उस आईएएस का, पेट्रोल पंप आईएएस का है, आईएएस अफसर का है, उस आईएएस का बाउंड्री वाल तोड़ करके और वहाँ जाने के लिए रास्ता दिया गया। तो बरही में जन्म लिए हैं तो करना तो बरही के लिए है ही है, इसलिए। और इस तरह के कई कार्यक्रम, कई आंदोलन मैंने किया है। अपना चौपारण चतरा रोड नहीं बन रहा था तो आपको याद होगा कि इतना दिक्कत हो गया था उस रोड में, तो मैं वहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा। वहाँ चतरा के एनएच के इंजीनियर, स्कूटी इंजीनियर आकर के फिर उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए। लराही वाला पुल का काम के लिए वहाँ के ग्रामीण त्रिलोकी यादव, नामधारी यादव वगैरह काफ़ी मेहनत प्रयास कर रहे थे, काफ़ी चिंतित, काफ़ी परेशान थे। तो उन लोगों
के नेतृत्व में रघुवर दास जी उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलकर के पूरा विषय रखा और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम मैंने किया। कार्यक्रम करके और आदरणीय सांसद महोदय को बुलवाया और न केवल बुलवाया बल्कि मैंने घोषणा कराया कि सांसद महोदय, अपना सरकार है राज्य में और आप यहाँ के सांसद हैं, तो ये पुल बनेगा तभी हम अगला चुनाव में वोट मांगने आएंगे, ऐसा आप घोषणा कीजिए। और मेरी बातों को मानते हुए हमारे लोकप्रिय सांसद ने यह घोषणा किया कि लराही का पुल का काम स्टार्ट होगा तभी मैं 19 में वोट मांगने आऊँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद का प्रयास आपका रहा जमीनी स्तर की राजनीति जो पहले कर रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे से आप हाइलाइट्स होते गए, जो कि एक नेता के लिए सबसे सुखद क्षण होता है कि आपकी वाहवाही होने लगे, आपको लोग जानने लगे। तो जब सुनील साहू को बड़े बड़े नेता मंत्री पर्सनली कांटेक्ट करने लगे, लोगों के साथ आपका बैठना होने लगा, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि सुनील साहू तो अब भाई बड़ा नेता हो गए हैं, अब साइडलाइन हो गए हैं, यहाँ क्षेत्र में दिखते भी नहीं हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि पार्टी का जिम्मेवारी के आधार पर थोड़ा दायरा बढ़ा है। पूर्व में युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था तो झारखंड के सभी जिलों में आना जाना होता था और आज मैं वर्तमान में जिला महामंत्री हूँ। दायित्व के आधार पर पूरा जिला का काम का कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता है। लेकिन बरही विधानसभा में मैं नेता नहीं हूँ। बरही विधानसभा मेरा घर है, मैं यहाँ का बेटा हूँ। और चौपारण में तो आप भी देखते होंगे कि कहीं भी आप 12 बजे रात में भी आप मुझे मोटरसाइकिल से घूमते हुए मिल जाएंगे। आप अस्पताल आएंगे 12 बजे रात को तो आपको हम अस्पताल में भी 12 बजे रात में भेटा जा सकते हैं, जब जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है। तो मैं चौपारण को कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं यहाँ नेता हूँ, बल्कि मुझे पूरा चौपारण, पूरा बरही मुझे लगता है कि यह मेरा घर है और यहाँ का मैं बेटा हूँ, इसलिए यहाँ का सेवा करना मेरी जिम्मेवारी है। क्या क्या समस्या दिखता है जो आप अगर जीतिएगा तो कुछ समाधान की ओर कदम बढ़ाइएगा? देखिए, रोड, नली, गली, ये समस्याएं लंबे समय से आ रही हैं और आबादी जिस तरह से बढ़ रहा है तो रोड, नली, गली तो बनाना ही पड़ेगा। ये कोई बने, मैं बनूं, आप बने या कोई बनेंगे, तो ये है समस्या। लेकिन किसी समाज को यदि आपको मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, समाज में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। और हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है चौपारण, और काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है कि इतने बड़े चौपारण में 26 पंचायत हैं, 30 वर्षों से यहाँ लगातार कांग्रेस के विधायक हुए आज तक, लेकिन आज भी हमारे यहाँ एक मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है। मैं जब उनके भाषणों को सुनता हूँ तो ऐसा ऐसा भाषण देते हैं कि महिला कॉलेज भी बना दूंगा, जनरल कॉलेज बनाऊंगा, ये कॉलेज, वो कॉलेज, सब कहते हैं। लेकिन ITI कॉलेज और महिला कॉलेज तो छोड़िए, चौपारण में कॉलेज की भी आवश्यकता इन लोगों को आज तक महसूस नहीं हुई। तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि यदि मुझे यहाँ की जनता ने अवसर दी तो चौपारण में हर हाल में कॉलेज का स्थापना किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे यहीं पढ़े लिखे। इसके अलावे भी यदि आप समस्या का बात करिएगा तो हमारे यहाँ डैम है और उस डैम का पानी से बंगाल लाभ ले रहा है। मैं अभी हाल में यूपी में चंदौली जिला में था चुनाव में, यूपी उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैंने वहाँ का सिंचाई व्यवस्था को देखा और काफ़ी प्रभावित हुआ। यदि हमारे जनप्रतिनिधि जो लगातार 30 वर्ष से कांग्रेस के यहाँ विधायक हुए, वो लोग थोड़ा भी इस विषय को लेकर के चिंतित होते तो निश्चित रूप से जो हमारा बड़ाकर नदी जो है उससे ये व्यवस्था किया जा सकता था। इटखोरी के पीछे से जो लेढ़िया नदी गया है, उस नदी से भी ये व्यवस्था बनाया जा सकता था कि हमारा चौपारण या बरही का भाग जो है, चूँकि आप जानते हैं कि DVC से जो विस्थापित हुए हैं लोग, बड़ी आबादी विस्थापित हुए हैं, तो जब DVC से विस्थापित हुए तो सिंचाई का काम भी DVC करेगा। लेकिन आज तक कोई संवेदनशीलता के आधार पर उसको कराने का कोशिश नहीं किए। 54 गांव हैं जहां से लोग विस्थापित हुए हैं। यदि अवसर मिलेगा तो उन DVC के विस्थापितों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो जरूर करूंगा मैं। वर्तमान के विधायक कैसा काम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में है? देखिए, वर्तमान के विधायक के बारे में जब मैं बात करता हूँ, क्षेत्र में उनके बारे में जो सुनता हूँ, अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है उनका, टोल प्लाजा कर्मी को उन्होंने थप्पड़ मारा था
और बाद में वो कह रहे हैं कि मारेंगे नहीं बदमाश है। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह के घटना करके वो अपने क्षेत्र को डिमोरलाइज करते हैं, शर्मसार करते हैं। आप नेता हैं, नेतृत्व करने के लिए बरही के विधानसभा के लोगों ने आपको चुना है। आप विधानसभा में आप हमारी बातों को उठाएं, हमारे समस्याओं का समाधान करें। लेकिन आप एक टोल कर्मी को मारते हैं। वो टोल कर्मी होता कौन है? साधारण परिवार का गरीब आदमी वहाँ टोल पर बैठ के नौकरी करता है, आप उसको चांटा मार रहे हैं। आप मैंने यदि कुछ अन्याय हो रहा है तो वो टोल कर्मी अन्याय नहीं कर रहा है, टोल का मालिक अन्याय कर रहा है। टोल का मालिक का जो आदेश होगा टोल कर्मी वही करेगा। तो आपको लड़ना चाहिए तो टोल कर्मी से नहीं, टोल के मालिक से लड़ना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो वो है कि आप टोल कर्मी को मार रहे हैं, दूसरा उनके घर से 50 फीट के दूरी पर, घर से निकलिए 50 फीट जाइए, उस सरकारी शराब का दुकान है। पिछला 10 से 15 दिन पूर्व रांची की एक टीम आई, यहाँ के लोकल स्थानीय पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने, मैंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मीडिया के लोगों ने उस टीम के साथ वहाँ कार्रवाई में, छापामारी में सम्मिलित हुए। वहाँ लोगों ने क्या पाया कि खाली बोतल वहाँ पर है, अलग से रैपर रखा हुआ है, जैसे डुप्लीकेट शराब यहाँ बनाया जा रहा है। तो आप टोल कर्मी को मार रहे हैं जाकर के इचाक में, सिजुआ में, सिंदूर में। अरे भाई 50 फीट की दूरी पर है, क्यों इतना अन्याय हो रहा है? क्यों ये गलत हो रहा है? 50 फीट नहीं जा सकते हैं? कहीं ना कहीं इस तरह के कामों में स्थानीय विधायक की संलिप्तता है, इस वजह से वो उनका मुंह नहीं खोल रहा है। जबकि मैं कहता हूं कि जो लोग शराब से एडिक्ट हो गए हैं उनको छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा यह कोशिश होना चाहिए कि जो आने वाला पीढ़ी, आने वाला वर्ग है, वो कम से कम उसका सेहत सुरक्षित रहे। इसकी चिंता तो आप और हम कर सकते हैं। तो यदि वो नकली डुप्लीकेट शराब यहाँ बन रहा है वो भी रोकना चाहिए, और गलत करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में डुप्लीकेट शराब पिला रहे हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को, उनका नुकसान कर रहे हैं। टोल प्लाजा वालों को उन्होंने थप्पड़ जड़ करके ये एहसास दिलाया। उन्होंने कहा था हमारे साथ ही बातचीत में कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। भगत सिंह के अनुयायी हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इंकलाब भी बोलेंगे। इसीलिए थप्पड़ उनको इसलिए मारा गया ताकि दूर दूर तक आवाज़ जाए कि आप इस तरह की बदतमीजी ना करें, वीवीआईपी ट्रीटमेंट विधायकों को मिले। देखिए, इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि इनकी आदत रही है इस तरह से थप्पड़ चलाने की। और याद होगा आपको, चुनाव जीतने के बाद ये विधानसभा सेशन में जा रहे थे तो वहाँ पर भी गेट पर लोगों ने रोक दिया, तो वहाँ पर भी थप्पड़ चला दिए। और मुझे याद है विधानसभा में इन्होंने कहा कि मुझे गेट पर मेरे साथ बदतमीजी हुआ और मेरे ऊपर थप्पड़ चलाया गया। आप बताइए, जब एक विधायक के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी थप्पड़ चलाता है तो ना केवल वो विधायक के ऊपर थप्पड़ चलता है, पूरे विधानसभा के जनता के ऊपर चलता है। तो आप यदि ऐसा हरकत कर रहे हैं, आप किसी को पीट रहे हैं तो आप पिटा भी रहे हैं। याद है कि नहीं आपको? विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मेरे ऊपर वो थप्पड़ चला दिया, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और आप यदि उस वीडियो को, फुटेज को देखिए तो जैसे ही इन्होंने थप्पड़ चलाया, वह कर्मी भी मारने के मुद्रा में आ गया। वो तो बीच में आकर के उनके बॉडीगार्ड ने बचाया उन्हें। आप बताइए कि यदि वह टोल कर्मी इनके ऊपर थप्पड़ चला देता तो हमारी प्रतिष्ठा कहाँ जाती, विधायिका की प्रतिष्ठा कहाँ चली जाती। तो ये सब ये हल्की और फुहड़ हरकत करने के पहले लोगों में तो खुशी है जो लोग टोल कर पार करते हैं कि सही केल को विधायक जी इसी तरह कहते हैं कि मारना जरूरी है। लोग देखिए, समाज आपको डिसिप्लिन से चलेगा। कैसा भारत चाहिए, कैसा राज्य चाहिए, कैसा अपना क्षेत्र चाहिए, तो अनुशासित होना चाहिए। आप संविधान का शपथ लिए हैं कि हम संविधान का रक्षा करेंगे। विधायक बनने के बाद तो शपथ ग्रहण होता है। तो क्या आप जो मारे वो संवैधानिक है? वो टोल कर्मी गलत है तो आप उसके विरुद्ध लिखिए। लिखने से कौन रोक रहा है? राज्य सरकार, आपका सरकार है, आप विधानसभा में उठाइए, मुख्यमंत्री से बात करिए, टोल को सस्पेंड करवाइए, दूसरा आएगा टोल कर्मी। कार्रवाई ये ना है कि गरीब को मार देने से इसको कार्रवाई कहते हैं। ये कार्रवाई नहीं है, ये तानाशाही है और यह समाज के हित में नहीं है। ये तो रहा, चलिए विपक्ष की भूमिका में है तो आपने अपनी बात को रखा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल कि लोगों को ऐसा लगता है कि सुनील साहू चुनाव के 2 साल 2.5 साल बचने से पहले मैदान में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से जैसे जैसे चुनाव करीब आता है आपकी उम्मीदवारी धीरे धीरे से गायब होने लगती है।
सबसे पहले इस बात को मैं नकारता हूं कि 2-2.5 साल पहले आते हैं। पिछला चुनाव के पहले मैं जिला परिषद था तो पूरा सक्रिय रहा। चुनाव 2019 में टिकट नहीं दी पार्टी। उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लगा, लगभग 2 साल लॉकडाउन रहा और जैसे ही लॉकडाउन को हटाइएगा तो आप देखिएगा कि उस समय से मैं लगातार सक्रिय हूँ। और चूँकि सामाजिक कार्यों में मैं रहता हूँ, राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूँ, तो व्यस्तता है लेकिन गायब नहीं होता हूँ। और 24 का चुनाव आप सामने है, आप देखिएगा 24 में भी मैं रहूँगा और 25 में भी मैं रहूँगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, बाहर से आकर यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ। यहाँ इस मिट्टी में जन्मा हूँ और इस मिट्टी का सेवा कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि एक विधायक के लिए उम्मीदवारी आपकी हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकती है। एक विधायक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक जिसके अंदर समाज में अच्छा करने की जज्बा हो, अच्छा सोचे, युवाओं से जुड़ के भविष्य के बारे में सोचे, छात्रों के बारे में सोचे। तो आप देखेंगे कि मैं कई कार्यक्रम करता हूँ, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से मेरा कोशिश रहता है कि छात्रों को, युवाओं को कैसे एक दिशा दिया जा सकता है। तो लोगों का प्यार है, बरही विधानसभा के लोगों का, कि वो लोग मुझे उम्मीदवार समझते हैं। ऐसा तो लोग कहते हैं कि साहु जी हैं इसीलिए उम्मीदवार मान लिए हैं कि मिलवे करेगा वोट। मैंने जो पढ़ा है वो है विद्वत सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की सब जगह पूजा होती है। कहीं नहीं किसी शास्त्र ने लिखा जाति के लोगों के आधार पर पूजा होती है। और आज नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो हमारे आदर्श हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए, हमारे आदर्श रहे हैं। तो जाति के आधार पर वो लोग राजनीति नहीं करते हैं और उनके मार्ग पर चलता हूँ मैं। हमारे यहाँ अभी स्थानीय सांसद हैं जयंत सिन्हा जी, तो कितना उनके जाति की आबादी होगी? 25-50 हज़ार होंगे। जीतते कितना से हैं? तो 4,80,000 से इस बार जीते हैं। तो सांसद के चुनाव में जातिगत नहीं होता है, आपको भी पता है। आप भी काफ़ी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में ये देखा जाता है अक्सर कि जिस क्षेत्र की बहुल्य जाति के उम्मीदवार होता है उसको ही टिकट देती है। तो ऐसे में कितना आप सही मानते हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से मेहनत कर रहा हूँ, इस आधार पर टिकट मिलना चाहिए। कितना साल से बीजेपी में अपना समय दे रहे हैं? लगभग 20-22 वर्ष तो हो ही गए हैं। 20 साल से बीजेपी में हैं? हाँ, लगातार 20 वर्षों से, 20 वर्ष से भी अधिक हो गए, लगभग 24 वर्ष हो गए हैं। मैं पार्टी में जब जुड़ा शुरुआत में, मुझे याद है कि मुझे युवा मोर्चा का पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था। वहाँ से मैंने आरंभ किया। पंचायत अध्यक्ष के बाद मुझे प्रखंड का उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रखंड उपाध्यक्ष के बाद मुझे जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा में। जिला उपाध्यक्ष के बाद फिर जिला का महामंत्री बना युवा मोर्चा का। उसके बाद मैं जिला का अध्यक्ष बना। जिला अध्यक्ष बनने के बाद उसी दौरान जिला परिषद का चुनाव हुआ तो चुनाव जीते। तो क्षेत्र में समय दे रहे थे तो एक्टिव रोल में न रह करके पार्टी में, प्रदेश में फिर मैं प्रशिक्षण प्रमुख रहा। उसके बाद जैसे ही जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ मेरा, फिर युवा मोर्चा में प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ। तो आप सबका एक टेन्योर जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि मेरा लगभग 20 वर्ष प्लस हो चुका है। 3-3 साल का एक कार्यकाल होता है और जिला प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद जिला महामंत्री हूँ। तो आप जो जोड़ लीजिए 7-8 टर्म तो हो ही गया है, तो 22-24 वर्ष हो गए हैं। 24 वर्ष से बीजेपी में हैं, फिर भी सिर्फ यकीने पे हैं कि टिकट मिल जाना चाहिए। चूँकि भाजपा कार्यकर्ता हूँ और संगठन पर पूरा विश्वास है मुझे कि कभी ना कभी मेरे काम से प्रभावित होकर के प्रदेश नेतृत्व तो मेरे तरफ भी देखेगा। कभी ना कभी मतलब फिर 24 तो नज़दीक है, 23 तो इस बार कैलेंडर से गायब कर दिया गया। जैसा आप लोग देख रहे हैं हालात जो सियासी हो रहा है, सीधे अब 24 पे टारगेट भिड़ाया जा रहा है कि 24 में क्या होगा झारखंड में। तो कभी ना कभी क्या ऐसा माना जा सकता है कि आप एक उम्मीदवार हैं और आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं उम्मीदवार हूँ, सिर्फ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हूँ, पार्टी में पार्टी का उम्मीदवार हूँ। पार्टी क्यों नहीं मेरे ऊपर विचार करेगी? अगर नहीं मिला टिकट बाय चांस तो क्या कीजिएगा? इसकी संभावना अभी मैंने बताना, व्यक्त करना ये बड़ा कठिन काम है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीदवारी रहेगी क्योंकि ये इंटरव्यू के बाद आपके पास ही फ़ोन जाएगा, हमारे चैनल के पास ही फ़ोन आएगा कि साहू जी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है सुनील साहू लड़ेगा, कि ऐसा ही बोल दिया है मीडिया में कि हाँ रहेंगे?
जो लोग फ़ोन करेंगे उनका कोई समस्या होगा, उसका समाधान जरूर होगा। उम्मीदवारी रहेगी ऑन कैमरा, हम जानना चाहते हैं पार्टी अगर विश्वास देती है तो आपके लिए सही होगा, लेकिन लोगों को ये बताइए आपकी उम्मीदवारी 24 में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि माइंड फिगर उसी के अनुसार से लोगों का बनता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 20-22 वर्ष मैंने भाजपा को दिया है। फिर वही सवाल, उम्मीदवारी रहेगी या नहीं, ये चीज को तो मेन तरीके से बोलिए। मेरी भूमिका तो भाजपा ही तय करेगी। आप निश्चिंत रहें, आपका चैनल को पार्टी के लोग भी देखेंगे। धैर्य रखिए, पार्टी का निर्णय आने दीजिए। निर्णय केवल सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने वाली निर्णय होगी। आप आश्वस्त रहिए। मतलब पार्टी डिसाइड करेगी, तो फिर वही बात हो गया जो आप लगातार अपने 20 वर्षों की राजनीति में आपके साथ हो रहा है। इस चीज़ को आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम हर हाल में उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, चूंकि आप किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको उसी व्यवस्था के अनुरूप चलना होगा। अब यदि मैं कह दूं कि उम्मीदवार रहूंगा, चुनाव लड़ूंगा, तो अभी से आप मतलब समझिए कि दूसरे दरवाजे देखना चालू कर देंगे। इसका मतलब यही हुआ। और मैंने 22 वर्ष यदि या 20 वर्ष भाजपा को दिया है, तो क्यों भाजपा में अपनी दावेदारी नहीं करूंगा? और जिन लोगों के को लेकर के आप प्रश्न कर रहे हैं, धैर्य रखिए, सबका जवाब मिलेगा। 24 में मतलब सुनील साहू अपना झंडा उंडा लेके निकलेंगे मैदान में? अपना झंडा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप लेकर बीजेपी से जुड़े तो बीजेपी के नहीं घूरिएगा? जी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में रहेगा और चुनाव मैदान में भी रहेंगे। दिमाग में बैठा ले पब्लिक कि एक उम्मीदवार है। ठूस वाला नहीं होना। बरही विधानसभा के लोगों का प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। उनके इच्छाओं के अनुरूप सारे निर्णय होंगे। तो ये युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी में करीब 20 से 22 सालों का इनका अनुभव रहा है। बाकायदा सीधे तौर पर ये घुमा करके कह रहे हैं कि अब जब चुनाव का टिकट मिलेगा ना मिलेगा उस वक्त हम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इनका कहना है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा। और ऐसे में धीरे धीरे अब बरही विधानसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, उसका भी समीकरण धीरे धीरे से अब बदलने से लगी है। एक तरफ ओपन रूप से इनका भी ऐलान किया गया है, हालांकि साहू जी के अभी तक उम्मीदवार एक और उम्मीदवार हैं जो भी अपने आप को उम्मीदवारी के तौर पर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बरही विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में, उसको हॉट सीट मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई दिग्गज अपनी उम्मीदवारी रख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।